नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकारी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर के कितने भेद होते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। स्वर के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वर के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आ जाएगा दोस्तों ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में दोस्तों कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। दूसरा दोस्तों कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में दोस्तों जो बचे, इस ये अ ई उ री ह्रस्व स्वर में याद रख लीजिए। बाकी जो बचे 7 जो भी बचे ये सभी दीर्घ स्वर हमारे हो जाएंगे। आ, बड़ी, सभी मतलब कि जो भी हैं वो हो जाएंगे दोस्तों हमारे दीर्घ स्वर। और इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो होता है वो होता है पुल्लित स्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण होता है। प वर्ग का उच्चारण होता है दोस्तों क वर्ग का कंठ का। दंत्य दोस्तों ये नहीं होगा। प वर्ग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा ओष्ठ यानी कि होंठ से होता है। मूर्धा ट वर्ग, दंत्य त वर्ग। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो बाकी और भी हमने जान लिया है। अगला प्रश्न है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अपूर्ण विराम नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम। हल्का दोस्तों इस तरह से लगता है ना अल्प विराम, आपको थोड़ा सा कहीं रुकना हो बीच में तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं अल्प विराम का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विराम चिन्ह भी सिलेबस में है। अगला प्रश्न है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या ये सभी? है ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा तो ये सभी। और से पहले इन सभी चिन्हों का, जैसे पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम आपको पता है ऐसा होता है इस तरह का, ये मैंने कुछ अलग बन गया, ये हो गया। अल्प विराम इस तरह का, प्रश्नवाचक आपको पता ही है इस तरह का। तो दोस्तों इन सभी चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूर्योदय। ये दोस्तों आपने बचपन से पढ़ा होगा सूर्योदय। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सूर्य धन उदय मत कर देना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सूर्याधन उदय भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय। और आपको बताना है सूर्य का स्त्रीलिंग, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या या क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा सूर्य का स्त्रीलिंग। जरूर से लिखिएगा कि सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कहीं से बताइए, बुक से बताइए, गूगल से बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, अपकर्ष, विकर्ष, विकृत या निकृष्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्कृष्ट का जो विलोम होगा दोस्तों ये हो जाएगा निकृष्ट। ऑप्शन नंबर बी। आसान प्रश्न है, एग्जाम में गलती हो सकती है तो ध्यान से भरिएगा, मतलब कि सही गोला आपको वहां भरना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब अभिषेक आपको लिखना है। ये वाला देखिए, भी बड़ा, ये देखिए ये भी नहीं, ख। अभिषेक, अभिषेक ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशज है, विदेशी भाषा का शब्द दोस्तों कौन सा होगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। विदेशज या आगत शब्द, जूता, मोर, चिड़िया, आलपिन। दोस्तों देखने से ही लग रहा है कि आलपिन। आलपिन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आलपिन कहाँ से दोस्तों? ये पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली शब्द है दोस्तों आलपिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा विदेशज। अगला प्रश्न है, यथाविधि का सही उत्तर है। यथाविधि का सही उत्तर आपको बताना है। विधि के अनुसार, नियम अविरुद्ध, नियम के तहत या नियम के अनुसार। यथाविधि नियम के अनुसार या विधि के अनुसार? ये दो ऑप्शन तो खैर आपने हटा लिए हैं। अब इनमें से बताइए क्या करें, नियम के अनुसार करें या विधि के अनुसार? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधि के अनुसार यथा विधि। अगला प्रश्न है, उल्लास का संधि विच्छेद चुनिए। उल्ल नहीं, उत तो होगा लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है। उल्ल भी नहीं होगा तो इसका सूत्र होगा उत धनलास। कौन संधि बनेगी? तो व्यंजन संधि दोस्तों हमारी इसमें बनेगी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मोहन नहीं आने वाला, यह वाक्य किस प्रकार का है। अब दोस्तों इसमें किसी तरह की कोई आज्ञा मिल रही है, संदेहवाचक आपको लग सकता है, स्वीकारात्मकता, किसी भी तरह की कोई स्वीकारात्मकता नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों नकारार्थक वाक्य है, मोहन नहीं आने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऋणी, कृतज्ञ, आभारी या कृतज्ञ। जो उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं, तो कृतज्ञ कहते हैं, यही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न है कि किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए शब्द, तो कृतज्ञ। जो उपकार को न मानता हो तो कृतज्ञ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला। ये आपने दोस्तों सुना भी होगा, मुहावरा मतलब हिंदी में ना जबरदस्त जबरदस्त मुहावरे होते हैं। कंगाली में आटा गीला का अर्थ है वस्तु कम ग्राहक अधिक। वो हो गया ना, मतलब कि क्या कहते हैं, एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम ग्राहक अधिक। अभाव की स्थिति में और हानि होना, दिल घबराना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, ऐसा भी नहीं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभाव की स्थिति में और हानि होना, यानी कि कंगाली में आटा गीला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से एक शब्दालंकार नहीं है। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। अब शब्दालंकार नहीं है तो अर्थालंकार होगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो शब्दालंकार कौन सा है दोस्तों, नहीं है, पूछा नहीं है, सॉरी। अनुप्रास है, यमक है और वक्रोक्ति है। दोस्तों ये कौन से अलंकार हैं, तो ये तीनों हमारे शब्दालंकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थालंकार होगा दोस्तों कौन सा, उपमा। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और इसके अलावा और भी तमाम अलंकार दोस्तों, वो सभी कौन से हो जाएंगे, हमारे अर्थालंकार हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये तीनों मैंने आपको बता दिए कि ये हो जाएंगे शब्दालंकार। अगला प्रश्न है, छंद के विषय में कहा गया है, वैसे छंद सिलेबस में नहीं है, ये पहले पूछा गया था एग्जाम में कि छंद वेद के चरण है। अगला प्रश्न है, फिलहाल सिलेबस में नहीं आएगा, एग्जाम में हो सकता है नहीं आएगा जहाँ तक है। अगला प्रश्न है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल धांसू प्रश्न। अवधि भी हुई है, राम भक्त यानी कि दोस्तों तुलसीदास के रामचरितमानस अवधि, सूरदास जो भी लिखते थे ब्रज भाषा में। तो ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है अवधि और ब्रज भाषा। अवधि दोस्तों किस हिंदी की बोली है, ये आपको कमेंट बॉक्स बताना। अवधि किस हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अवधि किस हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है, इनमें से बताना है। उमाशंकर जोशी, वासुदेव सिंह, मन्नू भंडारी या शेखर जोशी या सौरभ जोशी। खैर वो तो ऑप्शन में नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों मन्नू भंडारी मध्य प्रदेश की है, और मन्नू भंडारी से दोस्तों इस बार प्रश्न बन सकता है। वैसे पहले से भी बनते आए मन्नू भंडारी से, क्योंकि अभी इनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई थी, तो इस वजह से इनसे भी प्रश्न बन सकता है। मध्य प्रदेश की है, मन्नू भंडारी थी। इसका सही उत्तर दोस्तों शेखर जोशी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, शेखर जोशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दाजू इनकी रचना है, दाजू जैसे और दाजू की हाल हरी, जैसे दाजू इनकी रचना है, और दाजू गलता लोहा, बहुत सारी रचना है। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंध संवैधानिक अनुच्छेद है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। ये दोस्तों दिया गया है। अनुच्छेद 343 में दोस्तों संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। 351 में दोस्तों दिशा निर्देश दिए गए हैं हिंदी भाषा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिलहाल ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी निराला, जयशंकर प्रसाद, ये हमारे सिलेबस में, ये दो सिलेबस में हमारे नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। कनिष्ठ सहायक में दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे। इसका सही उत्तर दोस्तों भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत, हरित क्रांति की जन्मस्थली मानी जाती है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय पंतनगर, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 17 नवंबर 1960 को। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कब हुई थी, तो 17 नवंबर 1960 को। और आगे से आप दोस्तों जो गोविंद बल्लभ पंत नाम देख रहे हैं, ये जोड़ा गया था दोस्तों 1972 में। तो फिर बन गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रश्न यहाँ पर आ गया है। 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर दोस्तों चंद्रप्रभा ऐतवाल को। पर्वतारोही है दोस्तों हर्षवंती बिष्ट, ये भी पर्वतारोही, कुसुमन कुटियाल, ये भी पर्वतारोही। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत में चुनाव आयोग ने कब ईवीएम यानी कि दोस्तों आप भी वोट देने गए होंगे तो 18+ में सभी लोग वोट दे सकते हैं, आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग आरंभ किया भारत में कब? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1999 में। 1999 में दोस्तों ये किया गया था गोवा में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और चुनाव में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग वैसे 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 1999 में, क्योंकि दोस्तों ये गोवा में किया गया था विधानसभा चुनाव में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 का नारा था। अब दोस्तों अभी तक भी हाल ही में यूकेपीएससी के जो पेपर हुए थे, इनमें भी दोस्तों 2022 आ गया है, अभी तक 2011 की जनगणना पूछी जा रही है। तो 2011 का जनगणना का नारा क्या था दोस्तों, ये यहाँ पर प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? सचिवालय रक्षक में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था और भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस नामक यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना आसान प्रश्न यहाँ पर आपके लिए नहीं रहने वाला है। इसका सही उत्तर दोस्तों मैग्नीट्यूड, स्केल भी है मैग्नीट्यूड, इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा मैग्नीट्यूड। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल का बिल्कुल याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र यानी कि एपीसेंटर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एपीसेंटर या अधिकेंद्र, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी आपको अभिकेंद्र नहीं करना है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फोकस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा मात्रा का मापन किस के द्वारा किया जाता है? ये तो बिल्कुल दोस्तों आसान क्वेश्चन है, बचपन से आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये हो जाएगा रिएक्टर स्केल रिचर पैमाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ये भी दोस्तों आपने बचपन से पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि कर्क रेखा दोस्तों भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। इनसे प्रश्न बन जाता है कि कौन सा राज्य, मतलब कि यानी कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वीडियो में भी आया था और एग्जामों में भी आते हैं प्रश्न, तो याद रख लीजिएगा। गुजरात है, गुजरात के अगर बाजू में जाएंगे तो राजस्थान, एमपी के थोड़ा इधर आएंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर WB पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा मिजोरम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या फिर
बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। अगला प्रश्न है वेलेजली भारत आया। तो वेलेजली दोस्तों ये रहा था 1798 से लेकर 1805 तक। तो तब तक दोस्तों ये रहा था गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। ये हो जाएगा दोस्तों 1798 में। अगला अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टधन अध्यायी, अष्टाध्यायी दोस्तों ये है पाणिनि की, पाणिनि की है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसमें भी दोस्तों कुलिंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी में। अगला है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? ये यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता, ना कि मोहनजोदड़ो संस्कृति। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम आपको बताया कि हड़प्पा संस्कृति है। अगला प्रश्न है मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और पाटलिपुत्र जो है दोस्तों, ये पाटलिपुत्र को किसने बसाया दोस्तों? ये बसाया था किसने? उदयन ने। उदयन ने दोस्तों, जो कि हर्यक वंश का शासक था उदयन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अकबर का शासनकाल जाना जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उदारता का युग भी और सहिष्णुता का युग भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबर दोस्तों 1556 में गद्दी पर बैठा था, 1605 तक रहा था अकबर का पूरा कार्यकाल। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। गुरु नानक का जन्म कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो तलविंडी नामक स्थान में दोस्तों 1469 में हुआ था गुरु नानक का जन्म। पाकिस्तान में लाहौर के पास दोस्तों ये स्थान है तलविंडी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर का यहाँ पर प्रश्न आ गया है। MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए, पेज सेट कर साइज सेट करने के लिए, या ये सभी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की भी दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, कंप्यूटर से अक्सर प्रश्न आते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, CTR प्लस पी। दोस्तों ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन नंबर डी। प्रिंट करना है तो ये दबाएंगे आप। अगला प्रश्न है MS वर्ड में विभिन्न पत्रों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीपल मर्ज नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेल मर्ज। MS वर्ड में विभिन्न पत्रों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की महिला साक्षरता। दोस्तों ये हो जाएगा 70% है उत्तराखंड की महिला साक्षरता। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। अगर कुल साक्षरता की बात करें उत्तराखंड की कितनी है, यानी कि दोस्तों जो औसत साक्षरता है वो है 78.82%। पुरुषों के दोस्तों लगभग 87.40, लगभग क्या पूरा ही मतलब पॉइंट में 87 याद रखिए, इतना बहुत है 87.40, क्योंकि दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे। और जो औसत है दोस्तों ये हो जाएगा 78.82। अगला प्रश्न है अनडू के लिए शॉर्टकट कमांड है, शॉर्टकट की है अनडू के लिए, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस यू। ये दोस्तों अनडू के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अनडू के लिए इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस यू, नहीं होगा। तो यू दोस्तों अंडरलाइन के लिए होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो 1968 में दोस्तों दिया गया था चिदम्बरा के लिए। महादेवी वर्मा को दिया गया था यामा के लिए 1982 में। और सुमित्रानंदन पंत को जाएगा दोस्तों 1968 में चिदम्बरा के लिए। और हिंदी का ज्ञानपीठ पाने वाले पहले व्यक्ति थे सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है पद्म श्री गौरा पंत शिवानी, या शिवानी गौरा पंत थी दोस्तों, ये हो जाएगा लेखिका। 1923 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ये भी एग्जाम में आ चुका है। लाल हवेली, विषकन्या, 14 फेरे, ये सब इनके उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो चूना पत्थर भी मिलता है दोस्तों, ग्रेफाइट भी मिलता है, जिप्सम भी मिलता है। तो ये सभी हमारे यहाँ मिलते हैं।
अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। कमेंट्स, कंपेयर, प्रूफिंग दोस्तों ये सभी हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा वो असम के बिहू, बिहू दोस्तों गुजरात में गरबा होता है, असम में बिहू, बिहू थोड़ा गलत लिखा है, ये होगा इस तरह से। तो कौन सा? हारू नृत्य दोस्तों जौनसारी में होता है, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ। थड़िया जब नवविवाहित कन्या पहली बार मायके आती तब होता है। छोलिया आपको पता ही है, शादी ब्याह में खूब चलता है इसका। तो दोस्तों चौफला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।